Hello friends and students. Today we are studying about class 7th chapter number 3 of our subject our environment. हम चैप्टर नंबर 3 our changing earth जो कि हमारा सब्जेक्ट our environment का क्लास 7th का पोर्शन है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. our changing earth अर्थ कैसे चेंज हो रही है. तो क्या अर्थ भी चेंज होती है? हम समझते हैं अर्थ कैसे चेंज हो रही है. हम देखते हैं कई बार कि कई जगह पे वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं. वॉल्केनो मतलब क्या होते हैं? ये एक स्ट्रक्चर होता है, एक जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर होता है जस्ट लाइक अ माउंटेन. पर माउंटेन में वेंट नहीं होता है. वेंट मतलब उसका जो अपर पोर्शन है, अपेक्स जो जिसको हम बोलते हैं, माउंटेन का जो सबसे ऊपर की बॉडी है जिसको हम अपेक्स बोलते हैं, वो खुला नहीं होता है. और वॉल्केनोज में ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो खुला हुआ होता है. तो कई जगह वॉल्केनोज ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं. अभी हम फिलहाल देखें तो कई जगह वॉल्केनोज कई लाखों सालों में बने हैं. माउंटेन्स बने हैं. माउंटेन्स भी बहुत सारे टाइप के होते हैं. 3 टाइप के हैं, हम लोग 6th क्लास में पढ़ चुके हैं. फिर हम बात करें कई जगह पे वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ के साथ में कुछ सिस्मिक एक्टिविटीज़ भी होती है. जैसे सिस्मिक एक्टिविटीज़ हम बात करें तो अर्थक्वेक आना. तो ये वो रीजंस होते हैं, या बाढ़ वगैरह आना, फ्लड वगैरह, ये वो रीजंस होते हैं जिनके कारण अर्थ चेंज होती है. तो अवर चेंजिंग अर्थ, अर्थ चेंज होती है. इट मीन्स कि अर्थ का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, जो क्रस्ट एरिया है उसके ऊपर जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं, उसमें कुछ चेंजेस आते हैं. जैसे सिंपल लैंग्वेज में हम बोले तो जो धरती है वो थोड़ी थोड़ी चेंज होती रहती है. हालांकि हम लोग सब जानते हैं कि इट टेक्स अबाउट 100 years टू फॉर्म अ लेयर ऑफ सॉइल ऑफ 1 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर की सॉइल की लेयर को फॉर्म होने में लगभग 100 साल लगते हैं. तो चेंजिंग तो है, अर्थ जो है वो चेंज हो रही है. तो अर्थ कैसे चेंज हो रही है इस पे हम बात करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है हमको NCERT में पेज नंबर 12 पे, जहाँ से हमारा पेज चैप्टर स्टार्ट होता है, उसी पे हमको एक एक्टिविटी में एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया हुआ है. अर्थक्वेक को समझाने की कोशिश करी है कैसे अर्थक्वेक आता है. तो उनका कहना है कि एक बीकर लेते हैं, एक पॉट होता है ग्लास का जिसको बीकर बोला जाता है, साइंस में पढ़ा हुआ होगा. तो एक बीकर लेते हैं, उसके ऊपर ट्राइपॉड लगा के, ऐसे ट्राइपॉड लगा के हमने यहाँ पे उसको गर्म करने के लिए इन्फ्लेम किया. हमने उसको आग यहाँ पे लगाई ताकि इसके अंदर जो हमने वाटर फिल करके रखा है, मैं दूसरा चॉक कलर का इस्तेमाल करता हूँ, होपफुली आपको दिख जाएगा, आइडेंटिफाइड हो जाएगा कि कलर चेंज है. तो हमने वाटर उसमें फिल कर दिया और हमने उसके ऊपर एक पेपर शीट या पेपर प्लेट रख दी है. अब हमने इसको गर्म किया. जब हमने इसको गर्म किया तो यहाँ पे बबल्स क्रिएट हुए. इस पानी में बबल्स क्रिएट हुए. जैसे हम लोग घर में हमारे यहाँ मिल्क गर्म होता है तो वो उफान आता है, थोड़ा सा वो ऊपर आ जाता है. या हम बात करें, हम लोग जब पानी गर्म करते हैं, या तो हम चाय वगैरह बनाते हैं तब हम लोग पानी गर्म करते हैं तो उसमें से कुछ बबल्स निकलते हैं. सेम वही कंसेप्ट है. और अगर हमने उसको ढक के रखा है तो ये बबल्स जो रहेंगे यहाँ पे गैस क्रिएट करेंगे, यहाँ गैस क्रिएट होगी, यहाँ पे बबल्स रहेंगे, और उसके कारण ये जो हमने पेपर प्लेट रख के रखी है वो पेपर प्लेट शेक होगी, उसमें वाइब्रेशन होगा. और ये वाइब्रेशन सेम कंसेप्ट है हमारी अर्थ का. जब हमारी अर्थ में जो अंदर की तरफ, हमने चैप्टर 2 में पढ़ा है कि कोर जो है उसमें मैग्मा है. हमारी अर्थ में जो कोर लेयर है, मतलब जो सबसे इनर लेयर है कोर, उसमें मैग्मा है. हमने मैग्मा और लावा में डिफरेंस भी देखा था. तो मैग्मा है, और मैग्मा जब ऊपर की तरफ आता है
वो मैग्मा जब ऊपर की तरफ आता है इसी टाइप से गर्म होके, जब वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, गैसेस वहाँ पे बन जाती हैं, तो वो फिर ऊपर की तरफ आता है और जो हमारी क्रस्ट है उसको तोड़ के बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो कई बार वो निकलता है और कई बार केवल वो हवा जो होती है उसकी, वो उसके कारण एडजस्ट होता है, वो पेपर जो होता है वो थोड़ा सा हिलता है या क्रस्ट जो है वो थोड़ी सी हिलती है, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थक्वेक। तो ये बेसिकली हमने एक छोटा सा एग्जांपल समझा। इसमें ग्लॉसरी में हमको दिया है लिथोस्फेरिक प्लेट। नाउ व्हाट इज लिथोस्फेरिक प्लेट? होपफुली आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। इसको हम रब कर देते हैं। नाउ लिथोस्फेरिक प्लेट हमने पहले भी समझा है। लिथोस्फेरिक, लिथो का मतलब होता है लैंड, लिथो मीन्स लैंड, तो लिथो मतलब हो गया लैंड। स्फेरिक, स्फेरिक 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 का मतलब हो जाता है, स्फेयर का हम समझ लें, मतलब स्फेरिक करने की जगह अगर हम लोग स्फेयर समझ लें, स्फेयर मतलब होता है एरिया, लैंड वाला एरिया। तीसरा वर्ड उसमें बनता है प्लेट, मतलब जो क्रस्ट है, जिसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बोल देंगे क्रस्ट। तो जो क्रस्ट है हमारी अर्थ की, उसको बोला गया है लिथोस्फेरिक प्लेट। क्या लिखा हुआ है? द अर्थ्स क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड स्मॉल रिजिड irregularly shaped plates slabs which carry continents and the ocean floor. रिजिड का मतलब होता है जो कठोर हो या जिसको आसानी से हम लोग चेंज ना कर सके, जो वोलेटाइल ना हो, जो डायनेमिक ना हो, स्टैटिक हो, रिजिड, जिसमें परिवर्तन न किया जा सके। तो ज़मीन में भी कहाँ हम परिवर्तन करते हैं? हमारी ज़मीन पे हमने अगर हम लोग कुछ पत्थर वगैरह नीचे अगर फेंकेंगे या हम ऐसा पैर ठोकेंगे तो क्या अर्थ में चेंजेस आ जाएंगे? नहीं आएंगे। तो लिथोस्फेरिक प्लेट जो है बहुत रिजिड है, बहुत कठोर है, उसमें आसानी से चेंजेस नहीं आते हैं, पर इसमें चेंजेस आते हैं इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक एक्टिविटीज़ के कारण। जब ज़्यादा जोर की चीज़ें होती हैं तो फिर वहाँ पे चेंजेस आते हैं। और ये प्लेट्स जो हैं वो दो टाइप से बटी हुई हैं। ये भी हम लोग फर्स्ट और सेकंड चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा था ओशनिक क्रस्ट, सेकंड नंबर चैप्टर में ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो ये क्रस्ट जो है वो दो पोर्शन में बटी हुई है। नाउ अब हम आते हैं हमारे मेन चैप्टर पे। लिथोस्फेरिक प्लेट पढ़ा हमने, अब अर्थक्वेक कैसे बनता है। यही जो लिथोस्फेरिक प्लेट, मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ज़मीन, तो ज़मीन जब हिलती है उसमें मूवमेंट होता है, मूवमेंट होने के कारण जब वो हिल रही है तब हम उसको बोलते हैं अर्थक्वेक। इसमें लिखा हुआ है द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट कॉज चेंज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, द मूवमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्स विच कॉज देम, द फोर्स विच एक्ट एज एन इंटीरियर ऑफ द अर्थ is called endogenic forces and the forces that work on the surface of the earth is called the exogenic forces। अब दो वर्ड हमारे पास आ गए हैं, अगेन हम बात करते हैं इसी में, यहां देख लेते हैं एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक का मतलब होता है, जेनिक का मतलब है जो जनरेट हो रहे हैं, एंडो का मतलब अंदर से, मतलब जो जमीन के अंदर से जनरेट होती है। ऐसी एक्टिविटीज, ऐसे फोर्स जो कि जमीन के अंदर क्रिएट हो रहे हैं, जो जमीन के अंदर हलचल हो रही है और उससे हमारा अर्थ का सरफेस चेंज हो रहा है। एक्टिविटी कहाँ हो रही है? जमीन के अंदर। और हमारी अर्थ का सरफेस, लिथोस्फेरिक प्लेट या हम क्रस्ट की बात कर लें तो क्रस्ट जो है उसमें चेंजेस आ रहे हैं। किन कारणों से? एंडोजेनिक फोर्सेस के कारण, मतलब जमीन के अंदर होने वाली एक्टिविटीज से। तो ऐसी एक्टिविटीज से अगर अर्थ की सरफेस में कोई चेंजेस आते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि वो चेंजेस जो है वो एंडोजेनिक फोर्सेस के कारण हुए हैं। तो ये हमारे दो टाइप के
फोर्सेस हैं, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। दूसरा एक्सोजेनिक, जेनिक मतलब जनरेट जहां से हो रहा है, एक्सो मतलब बाहर, जमीन के बाहर से जनरेट हो रहे हैं, मतलब जमीन के सरफेस लेयर के ऊपर जनरेट हो रहे हैं। एक एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर हम लोग हमारी एनसीईआरटी के एग्जांपल्स देखेंगे। एंडोजेनिक फोर्स, एंडोजेनिक मतलब ऐसी एक्टिविटी जो जमीन के नीचे हुई है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि अर्थक्वेक जमीन के अंदर ही होता है? बिल्कुल। तो एंडोजेनिक फोर्स, और उसके कारण, अर्थक्वेक के कारण मेरी क्रस्ट जो है या लिथोस्फेरिक प्लेट जो है उसमें चेंजेस आते हैं, बिल्कुल। तो अर्थक्वेक जो है वो मेरा एंडोजेनिक फोर्स है। यहाँ एग्जांपल क्या आ जाएगा? अर्थक्वेक। दूसरा अपन बात करते हैं एक्सोजेनिक, उसका जस्ट अपोजिट एक्सोजेनिक। एक्सोजेनिक की अगर हम बात करें तो जो जमीन की लेयर के ऊपर हो रही है, ऐसी एक्टिविटीज जो जमीन की लेयर के ऊपर, सरफेस एरिया के ऊपर हो रही हैं और उसके कारण अर्थ में चेंजेस आ रहे हैं। इसमें हम एग्जांपल देख सकते हैं, फ्लड, बाढ़ जब आती है, फ्लड जब आता है तो वो जमीन के नीचे आती है या ऊपर आती है? ऑब्वियस सी बात है ऊपर आती है। तो ऊपर जब वो आती है उसके कारण सॉइल इरोशन होता है, लैंडस्लाइडिंग होती है, वो हमारे अर्थ की क्रस्ट को, या हम बोल दें लिथोस्फेरिक प्लेट को चेंज करती है। तो ये बाहर जनरेट हो रहे हैं, सरफेस के ऊपर, ये सरफेस के अंदर, ठीक है। एंडोजेनिक जो होते हैं वो सरफेस के नीचे होते हैं, मतलब जमीन के अंदर होते हैं। एक्सोजेनिक सरफेस के ऊपर, मतलब जमीन के बाहर होते हैं। अब हम इसके एग्जांपल्स देख लें क्या क्या दिए हैं। एंडोजेनिक फोर्स में दिया गया है अर्थक्वेक, वॉल्केनो और लैंडस्लाइड्स जो सडन होते हैं, और डायस्ट्रॉफिक थोड़े से टाइम लेके होते हैं, बिल्डिंग मूवमेंट्स, जो हम लोग कुछ चीज़ स्ट्रक्चर वगैरह बनाते हैं, हमने कहीं शहर वगैरह बिल्डिंग वगैरह बनाई, कुछ करा, तो उसके कारण। एक्सोजेनिक फोर्सेस की अगर हम बात करें तो इरोशनल एंड डिपोजिशनल। इरोशनल मतलब मिट्टी का बह के जाना, मिट्टी का एक जगह से बहना सॉइल इरोशन कहलाएगा, दूसरी जगह जमा का होना डिपोजिशन कहलाएगा। तो जब एक जगह से मिट्टी बह के, नदी के कारण या हवा के कारण, दो सोर्सेस मेनली होते हैं सॉइल के इरोशन के। पहला होता है पानी के द्वारा वो बह के गई होगी, या फिर हवा आंधी जब आई होगी तब वो उठ के गई होगी। तो जहाँ जिस प्लेस से वो उठ के गई है वहाँ हम बोलेंगे कि यहाँ से सॉइल का इरोशन हुआ है, और वो जहाँ जाके डिपॉजिट हो गई होगी, जहाँ जाके वो रुक गई होगी, जहाँ जाके जमा हो गई होगी, उसको हम बोल देंगे वहाँ पे डिपोजिशन हुआ है। तो दोनों ही जगह चेंजेस हुए हैं। तो ये होते हैं रिवर के कारण, रिवर्स में बाढ़ वगैरह आती है उसके कारण ये चेंजेस होते हैं, या कंटिन्यू भी पानी जो बहता रहता है उसके कारण भी होते हैं। विंड्स, हवाएं जो चलती हैं, तेज आंधियाँ चलती है, साइक्लोन्स आते हैं, जो भी होता है उसके कारण भी आती है दिक्कत। सी वेव्स, सी वेव्स मतलब समुद्र की लहरें, और फिर है ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स मतलब बर्फ के पहाड़। ग्लेशियर्स को हम सिंपल वे में समझ सकते हैं कि जो बर्फ के पहाड़ हैं, जहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ आइस जो है वो एक जगह पे जम गया है। जैसे हमारे यहाँ बात करें इंडिया में, तो इंडिया में सियाचिन ग्लेशियर है। वो सियाचिन ग्लेशियर जो है, या वहाँ से बहुत सारी पानी बहता रहता है और उसके कारण वो धीरे धीरे कम हो रहा है, मतलब वो सरफेस में तो चेंज हो ही रहा है। या हम बात करें कि जो ग्लेशियर हैं, गंगोत्री ग्लेशियर की बात करें, यमुनोत्री ग्लेशियर की बात करें, गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा रिवर निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना रिवर निकलती है। तो ये ग्लेशियर के पिघलने से निकलती है, मतलब वहाँ पे उसकी जो ग्लेशियर है उसमें चेंजेस तो हुए हैं, और एंडोजेनिक नहीं, वो एक्सोजेनिक फोर्सेस के कारण हुए हैं। तो ये हमारे एक्सोजेनिक फोर्सेस आ जाएंगे। आगे हम बात करते हैं सडन मूवमेंट में हमने अर्थक्वेक और वॉल्केनो की बात करी। अब हम बात करेंगे वॉल्केनो। वॉल्केनोस क्या होते हैं तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। अब वॉल्केनो इज अ वेंट, वेंट मतलब ओपनिंग, जो उसका मुंह खुला हुआ है उसको हम बोल रहे हैं। इन द अर्थ्स क्रस्ट थ्रू विच द मोल्टेन मटेरियल इरप्ट सडनली, जहां से अचानक कोई मोल्टेन सब्सटेंस, मोल्टेन सब्सटेंस मतलब मैग्मा की बात कर रहे हैं हम, तो मैग्मा जहां से निकलता है, इसको हम ऐसा समझ सकते हैं। जब हम बात करते हैं माउंटेन की, तो माउंटेन इस टाइप के होते हैं, बट उसी माउंटेन पे अगर हम बात कर लें कि वहां पे ओपन वेंट है, मतलब ऊपर की तरफ से उसका मुंह खुला हुआ है और यहां से एक
ये पूरा सॉलिड पोर्शन है, ये पूरा सॉलिड पोर्शन है, और ये पूरा सॉलिड पोर्शन है। ये वॉल्केनो एक्टिविटी के कारण ही बना है। वॉल्केनो जब बाहर निकलते रहे तो ये यहाँ से क्रिएट होता गया है। अब जब ये वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ के कारण क्रिएट हो चुका है तो ये अर्थ का सरफेस आ गया और यहाँ से वो नीचे जो मेंटल या कोर से वो वॉल्केनो इरप्शन हो रहा है। वॉल्केनो जो रहेंगे, जो मैग्मा रहेगा वो यहाँ से इस टाइप से ऊपर आएगा और यहाँ से निकलेगा। वॉल्केनो में कई टाइप की गैसेस निकलती हैं, डस्ट निकलती है, उसके अलावा बहुत ज़्यादा क्लाउड्स क्रिएट होते हैं, भाप जो निकलती है, वो गैसेस वगैरह जो निकलती है, भाप जो निकलती है, उसके कारण बहुत सारे क्लाउड्स भी क्रिएट हो जाते हैं और मैग्मा निकलता है। मैग्मा क्या होता है? कोई एक ऐसा मोल्टन या पिघला हुआ सब्सटेंस, सपोज करिए कि आयरन पिघल गया है और 8-10 हमने एक मिनरल्स ले लिए, वो इतने ज़्यादा हीट मिली उनको कि वो पिघल गए, तो उसको हम पिघले हुए उस मिनरल्स को हम क्या बोल देंगे? मैग्मा। जब तक वो ज़मीन के अंदर रहेगा तब तक हम उसको मैग्मा बोलेंगे, जैसे ही ज़मीन के बाहर आ जाएगा तो हम उसको लावा बोल देंगे। नाउ अब हम बात करते हैं वेंट। तो वेंट की हम बात करें तो ये हो गया है वेंट। फिर हम बात करें इसी के बाद में क्रैटर। तो क्रैटर की बात करें, ये जो ऊपर मुंह है इसको हम बोलते हैं क्रैटर। जब अंदर रहेगा मैग्मा, बाहर निकल आएगा लावा, उसका जो ओपन माउथ रहेगा उसको हम बोलते हैं क्रेटर, और ये जो नली है इसको हम बोल देते हैं वेंट। नाउ आगे हम बात करते हैं अब अर्थक्वेक जो होता है वो कैसे बनता है। आगे हम समझते हैं, व्हेन अ लिथोस्फेरिक प्लेट मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स। जैसे ही लिथोस्फेरिक प्लेट, हमने लिथोस्फेरिक प्लेट डिस्कस कर चुके हैं, मतलब ज़मीन का ऊपरी सतह, क्रस्ट, सरफेस एरिया, जब उसमें कुछ मूवमेंट्स होते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस के कारण, अर्थ के सरफेस में अगर कुछ मूवमेंट्स होते हैं तो उसको हम बोलते हैं अर्थक्वेक। अर्थ वाइब्रेट, द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ, दिस वाइब्रेशन इज कॉल्ड द अर्थक्वेक। द प्लेस ऑफ द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड द फोकस, and the place on which surface above the focus is called the epicenter. Now हम देखते हैं क्या आ रहा है। एक डायग्राम के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। Now सपोज करिए कि ये मेरी अर्थ की क्रस्ट है और यहाँ पे बहुत सारे पेबल्स वगैरह, कुछ पत्थर वगैरह हैं, कुछ मिट्टी है, सॉइल वगैरह है, और यहाँ पे क्रस्ट बनी हुई है। और इस पॉइंट पे अर्थ के अंदर, मतलब क्रस्ट से अंदर, ज़मीन के अंदर, इस पॉइंट पे अर्थक्वेक जनरेट हुआ है। अर्थक्वेक जनरेट कैसे होगा? अंदर की जो भी एक्टिविटीज़ रहेंगी, सपोज करो वो वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हों, या जो हमने शुरुआत में एग्जांपल पढ़ा बीकर वाली, उस टाइप की कोई एक्टिविटी हो, जो भी एक्टिविटीज़ होंगी वॉल्केनो के इरप्शन के कारण या और गैसियस एलिमेंट्स के कारण, या टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में सेटल डाउन पहले नहीं हो पाई हैं तो वो धीरे धीरे सेटल डाउन हो रही हैं, तो उस कारण से इधर जो भी दिक्कतें होंगी उसके कारण जो वाइब्रेशन क्रिएट होगा, तो इस पॉइंट को हम, जहाँ ज़मीन के अंदर है हम लोग, सपोज करिए कि हम लोग ज़मीन से लगभग 3 किलोमीटर अंदर है, इस 3 किलोमीटर अंदर जिस पॉइंट से उस अर्थक्वेक का ओरिजिन हुआ है, जहाँ से वो अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ है, उस पॉइंट को हम बोल देंगे फोकस। और उसके जस्ट ऊपर, जस्ट अबो, जिस पॉइंट पे वो अर्थ पे मिल रहा होगा, क्रस्ट पे, मतलब जिस पॉइंट से बिल्कुल 90 डिग्री का हम लोग एंगल बात कर लें, इधर से या फिर इधर से, उसके ऊपर वाला जो पॉइंट होगा जो सीधे
अर्थ पे आ रहा होगा, क्रस्ट की लेयर पे, सरफेस पे आ रहा होगा, इसको हम बोलेंगे एपिसेंटर। एपिसेंटर। नाउ हम पढ़ लेते हैं एपिसेंटर वगैरह क्या है, फोकस क्या है। फोकस में दिया हुआ है दिस इज वेयर द अर्थक्वेक ऑकर। ये वो प्लेस होता है जहां पे अर्थक्वेक बनता है, जहां पे होता है। इट इज द ओरिजिन ऑफ द सिस्मिक एनर्जी। सिस्मिक एनर्जी जहां से जनरेट होती है। सिस्मिक एनर्जी मतलब जो एनर्जी के कारण अर्थक्वेक शेक हुई है, वाइब्रेट हो रही है। अब यहां से फोकस पॉइंट से एपिसेंटर और एपिसेंटर से बाकी सब दूर जगह। इसको हम सिंपल वे में ऐसा समझ सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, एक इजी सा एग्जाम्पल है। सपोज करिए कि हम लोग एक पॉन्ड के पास गए, तालाब के पास गए, झील के पास गए, जिसमें पानी एकदम स्टैटिक है, हिल नहीं रहा है, उसमें कोई भी मूवमेंट्स नहीं हो रही है, पानी बिल्कुल शांत है। और उस पानी के अंदर हमने एक पत्थर मारते हैं। जैसे हम लोग पत्थर मारते हैं तो वो लहरें जो हैं, छोटी सी लहरें जो होती है, उसकी वाइब्रेशन के कारण वो दूर तक जाती हैं। सेम इसमें भी होता है, ये भी दूर तक जाती है, उसी डायरेक्शन, मतलब सभी डायरेक्शंस में दूर तक ये एपिसेंटर से फैलती जाएगी। फोकस से भी ऊपर की तरफ जाएगी, नीचे की तरफ भी, और इधर एपिसेंटर से भी चारों तरफ फैलेंगी। नाउ कितने टाइप की वेव्स होती हैं? तो पहला होता है पी वेव्स, जो कि लॉन्गिट्यूड्स चलती हैं, ऐसी ऊपर जाएंगी, पी वेव्स। दूसरी होगी एस वेव, जो ट्रांसवर्स वेव्स कहलाती हैं। तीसरी होती है एल वेव्स और सरफेस वेव। एल वेव्स जो होती है वो सरफेस पे चलती हैं। नाउ फोकस और एपिसेंटर के बारे में हम बात करते हैं। द प्लेस ऑफ द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड द फोकस एंड द प्लेस सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर। जहां पे प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड द फोकस, जहां पे क्रस्ट पे जहां पे मूवमेंट स्टार्ट हुआ है उसको हम बोलते हैं फोकस, एंड द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर। क्रस्ट पे ही जहां पे अर्थक्वेक ओरिजिन हुआ है उसको हमने बोल दिया फोकस, और क्रस्ट के ही उसमें जो सरफेस पे, क्रस्ट में ही, ये पूरा क्रस्ट ही है, और इसमें ही सरफेस पे आके जहां जिस पॉइंट पे वो 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे, जस्ट अबव पॉइंट, उसको हम बोल देते हैं एपिसेंटर। होपफुली क्लियर हो गया होगा। नाउ आगे हम बात करते हैं, अल्दो द अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। कोई भी, अभी फिलहाल हमारी टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है कि हम ये बोल सकें कि यहाँ पे अर्थक्वेक 1 घंटे बाद या 1 दिन पहले हम लोग बता सकें, कुछ वार्निंग दे सके, ऐसा कुछ नहीं है। केवल अर्थक्वेक आता है और हमको तभी पता चलता है कि अर्थक्वेक आया है। नाउ आगे हम बात करें अर्थक्वेक मेजर्ड कैसे किया जाता है। तो सिस्मोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट होता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसके थ्रू हम लोग पता लगाते हैं कितने रेक्टर स्केल का, हम रेक्टर स्केल समझते हैं, कितनी फोर्स का अर्थक्वेक आया है। इस फोर्स को मेजरिंग यूनिट जो रहेगी वो रेक्टर स्केल रहेगी। रेक्टर स्केल मतलब हम लोग एक यूनिट बोल सकते हैं उसको मापने की, अर्थक्वेक को मापने की। यहाँ हमारे डू यू नो में दिया हुआ है पेज नंबर 14 पे, एन अर्थक्वेक ऑफ 2.0 और लेस देन इज फेल्ट ओनली अ लिटिल, एन अर्थक्वेक ऑफ 5.0 कैन कॉज डैमेज ऑफ थिंग्स, 6 हाई मैग्नीट्यूड इज कंसिडर्ड वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड 7.0 इज क्लासिफाइड एज द मेजर अर्थक्वेक। नाउ एक हमको स्टोरी दी हुई है 26 जनवरी 2001 की, जहाँ पे गुजरात के भुज में, गुजरात में एक प्लेस है भुज, वहाँ पे अर्थक्वेक आया था 6.9 रेक्टर स्केल का। मतलब मेजरिंग यूनिट जो थी वो उसकी 6.9 थी। मतलब अभी हमने जो पढ़ा वो एक सीवियर, एक बड़ा अर्थक्वेक था। बहुत सारी चीज़ें थी, पूरी फायर वगैरह उससे जनरेट हुई थी, आग लग गई थी, इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई थी,
और डिस्ट्रक्शंस ऑफ द भुज हुआ था, उसमें भुज सिटी जो थी वो लगभग तबाह हो चुकी थी, उसके बारे में हमको स्टोरी दी हुई है। नाउ ये अभी हमने पढ़ा एंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में, उसमें हमने दो मेनली फोकस किए, एक अर्थक्वेक कैसे जनरेट होता है और एक वॉल्केनिक एक्टिविटीज उससे अर्थ में कैसे चेंजेस आते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस की। जब हम एक्सोजेनिक फोर्सेस मतलब हम लोग बात कर रहे हैं ज़मीन के ऊपर की ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि हमारी ज़मीन के सरफेस को या क्रस्ट के सरफेस एरिया में चेंजेस लाती हैं। नाउ पेज नंबर 15 पे वेदरिंग और इरोशन। लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूअसली वॉर्न अवे बाय टू प्रोसेस, वेदरिंग और इरोशन। नाउ व्हाट इज वेदरिंग? इरोशन तो हम लोग सब पहचानते हैं, इरोशन ऑफ सॉइल मतलब मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह बह के जाना या एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होके जाना, उसको हम बोल देते हैं सॉइल इरोशन। तो इरोशन तो हमारे लिए क्लियर है। वेदरिंग क्या होती है? जब नॉर्मली हम लोग नदी के पास देखते हैं कि नदी के पास कुछ पत्थर जो होते हैं वो कट जाते हैं, पानी के फोर्स के कारण वो पत्थर जो होते हैं वो डिफरेंट शेप में कट जाते हैं और वो धीरे धीरे कटते जाते हैं। इस पत्थरों के धीरे धीरे कटने को हम बोल सकते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स। पत्थरों का कटना उसको हम बोलते हैं वेदरिंग। तो ये दो चीज़ों के कारण बेसिकली हमारे लैंडस्केप में चेंज आते हैं। या तो मिट्टी हटेगी, एक जगह से हटी, इसको हम बोलेंगे, जिस जगह से हटी है उसको हम बोलेंगे इरोशन, जिस जगह पे जाके डिपॉजिट हो गई है उसको हम बोलेंगे डिपोजिशन। वैसे ही वेदरिंग मतलब जहाँ पे पत्थर जो है वो कटे हैं पानी के फोर्स के कारण या किसी और चीज़ के कारण, एक दूसरे से वो रोल होके जा रहे थे और उसके बाद टूटे और टूट के जो उनके पार्टिकल्स रहे वो बह गए, उसको भी हम वेदरिंग ऑफ रॉक्स ही बोलेंगे। और वो जहाँ पे डिपॉजिट हो रहे हैं वो डिपोजिशन। तो ये दो बेसिक हमारे एजेंट्स होते हैं जो कि हमारी सरफेस एरिया को चेंज करते हैं। नाउ वर्क ऑफ अ रिवर। रिवर भी हमारे जियोग्राफिकल एरिया को या हम बात कर ले कि हमारे सरफेस एरिया को चेंज करती है, हमारी अर्थ में चेंजेस लाती है। कैसे? जैसे हम बात करें, पहला वर्ड हमको दिया है व्हाट इज वाटरफॉल। वाटरफॉल क्या होता है? वाटरफॉल एक ऐसी जगह होती है जहां से पानी नीचे गिरता है। सपोज करिए कि इस तरफ से रिवर बहते हुए आ रही है और एक प्लेस पे जाके पानी जो है वो नीचे फॉल हो रहा है। ये जो प्लेस रहेगा ये हमेशा सॉलिड रहेगा, ये हमेशा सॉलिड रहेगा, ये रॉक लाइक रहेगा, ताकि वहाँ पे सॉइल इरोशन ना हो। सॉइल इरोशन रहेगा तो फिर ये सीधे ही नीचे आ जाएगी सॉइल इरोशन होते होते। तो इसलिए यहाँ पे ये हमेशा रॉक होता है। और जब ऊपर से पानी नीचे गिरता है तो हम उसको बोलते हैं वाटरफॉल, झरना। होपफुली हमने सबने झरने देखे होंगे। नाउ अब हम बात करते हैं फ्लड प्लेन पे आके। फ्लड प्लेन मतलब हम बात करेंगे नदी, जब अभी तो हमने पहाड़ी पे से नदी को नीचे उतार दिया है, अब हम बात करेंगे जब ज़मीन पे नीचे चलेगी तो ज़मीन पे चलते चलते क्या क्या चेंजेस आएंगे रिवर में। नाउ पहला हम बात करते हैं मींडर्स। एज द रिवर एंटर द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न फॉर्मिंग लार्ज बैंड नोन एज मींडर्स। जैसे ही अर्थ के मतलब नीचे सरफेस पे, या हम बोल दें कि ऊपर वाटरफॉल से गिरते हुए और फिर नीचे सरफेस पे जैसे ही रिवर एंटर होगी तो रिवर थोड़ी सी बेंड हो जाती है। जैसे हम बात करते हैं इस पोर्शन की, यहाँ हम पोर्शन की बात कर रहे हैं, या हम इस पोर्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, या इस पोर्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये जहाँ से बैंड हो रही है इस जगह पे जब सॉइल का इरोशन वो करते हुए आएगी और जब वो इस तरफ से यहाँ से गुजरेगी तो यहाँ पे जो सॉइल और वेदरिंग ऑफ रॉक्स है वो यहाँ पे डिपॉजिट्स होते जाएंगे। फिर वो इस तरफ आएगी,
यहाँ पे भी डिपॉजिट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से मुड़ रही है तो यहाँ पे थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, इस तरफ फास्ट रहेगी, इस तरफ स्लो हो जाएगी, तो यहाँ पे वो डिपोजिशन कर देगी। वैसे ही इस तरफ भी, इस तरफ वो हल्की सी स्लो हो जाएगी तो वो यहाँ पे डिपोजिशन कर देगी। तो जहाँ मोड़ है, जहाँ बैंड है, वहाँ जो डिपोजिशन हो रहा है सॉइल का, उसको हमने बोल दिया है मिंडर्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक क्या होते हैं? In due course of time, the Minder slope cut from the river and form a cut of lake. It is called the Oxbow Lake. अब क्या हो रहा है? सपोज करिए कि रिवर ऐसी बह रही थी, पर ज़्यादा सॉइल डिपोजिशन के कारण या जो भी हम बोल दें, ये रिवर जो है अब ऐसी बहने लग गई है। इस तरफ यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सॉइल डिपोजिशन हो गया है टाइम के साथ, हो सकता है वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर में हो गया हो, और यहाँ पे भी सॉइल जो है, जो रिवर है, वो अब ऐसे फ्लो होने लग गई है, यहाँ से ऐसे। और इसको मिटा देता हूँ तो ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। तो इस तरफ से ऐसे फ्लो होने लग गई है। अब उसने अपनी जो प्लेस है फ्लो होने का वो चेंज कर दिया है। इस पोर्शन से अब वो नहीं बहती है, पर यहाँ पे कुछ पानी हो सकता है कि वो डिपॉजिट हुआ, बच सकता है, जो पुराना है यहाँ पे पानी बचा हुआ हो। तो ये जो पानी बचा हुआ रहेगा, नदी तो जो नया पानी है वो इस तरफ से बह के चला जाएगा, पर ये जो पुराना पानी बचा हुआ रहेगा, इसको हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक। नाउ नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सेडिमेंट्स। तो हमको पता है सेडिमेंट्स क्या होते हैं, जो छोटे छोटे सॉइल के मटेरियल, मतलब एक छोटी सी बारीक मिट्टी जो भाग के ले जा रही है, उसके पार्टिकल्स को हम बोल रहे हैं सेडिमेंट्स। आगे हम बात करते हैं लीवीज। लीवीज जो है वो क्या होता है? अब सपोज करिए कि मोर देन हंड्रेड्स ऑफ ईयर पहले वो रिवर यहाँ से बह रही थी, वो धीरे धीरे इस तरफ होती जा रही है। तो रिवर अगर यहाँ पे बह रही थी तो यहाँ इस तरफ कुछ घास वगैरह ऐसी उग जाएंगी। ये जो घास उग रही है इसको हम बोलेंगे लीवीज। द रेस्ट ऑफ द बैंक इज कॉल्ड द लीवीज। वहाँ उस तरफ थोड़ा सा एलिवेशन हो गया है, अब वहाँ पे ज़मीन जो है वो हल्की सी, एज कंपेयर टू दिस प्लेस ये थोड़ा सा हायर है, मिट्टी वगैरह इस पे ज़्यादा है, क्योंकि अब यहाँ पे सॉइल इरोशन नहीं हो रहा और यहाँ पे कंटिन्यूस सॉइल इरोशन हो रहा है। तो ये प्लेस नीचे होगा, ये प्लेस थोड़ा ऊपर होगा, और यहाँ पे घास वगैरह उगाएगी, इसको हम लोग बोल देंगे लीवीज। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन मतलब ये पूरा एरिया जो है, जहाँ से रिवर का एरिया जो आएगा, इस पूरे एरिया को हम बोलेंगे फ्लड प्लेन, जो फ्लड के कारण धीरे धीरे प्लेन होता गया है। नाउ ऑक्सबो लेक भी हो गया है, मिंडर्स भी हो गया है, फ्लड प्लेन भी हो गया और लीवीज भी हो गया है। नाउ आगे हम बात करें डिस्ट्रीब्यूटरीज के बारे में और डेल्टा के बारे में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, हमने वाटरफॉल से स्टार्ट कर दिया। तो वाटरफॉल से हम लोग ज़मीन पे उसको ले आए थे, एक एलिवेटेड लैंड से, जो कि ऊंचा एरिया था, उससे हम लोग नीचे प्लेन एरिया में हम लोग नदी को ले आए थे। हमने उस पर नदी में क्या क्या होता है वो पढ़ लिया। अब हम नदी जब समुद्र में मिलेगी, जब वो जाके ओशन में मिल जाती है, तो कैसे मिलती है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो जो मेन रिवर होगा, जो मेन रिवर बह के आ रही होगी, वो मेन रिवर बेसिकली दो टाइप से रिवर्स समुद्र में जाके मिलती हैं। एक क्रिएट करती है डेल्टा, दूसरी क्रिएट करती है एस्चुरी। डेल्टा कैसा होता है? डेल्टा होता है, हम जैसे किसी पेड़ को उल्टा कर दें तो हम उसको बोल देंगे डेल्टा। मतलब जो मेन ब्रांच होती है रिवर की, उससे कई दूसरी ब्रांचेस बढ़ जाती हैं। वो रिवर जो है कई दूसरी ब्रांचेस में बढ़ गया है, तो हम उसको बोलते हैं डेल्टा। मतलब रिवर जो है उसका पानी यहाँ से फ्लो होता आया और यहाँ पे सॉइल डिपॉजिट हो गई इस एरिया पे। इस एरिया में यहाँ पे सॉइल उसने जो भी उसके पास थी वो उसने डिपॉजिट करता गया, और इस पॉइंट पे ये जो लाइंस दिख रही हैं, इससे वो पानी बह के गया है। मतलब रिवर की जो मेन चैनल है उसने कई डिस्ट्रीब्यूटरीज बना ली हैं, तो हम इसको बोलते हैं डेल्टा।
इस फॉर्म की जब कोई रिवर ऐसे समुद्र में मिलने से पहले अपनी कई ब्रांचेस क्रिएट कर लेती है तो हम उसको बोल देते हैं डेल्टा। पर अगर कोई ऐसी रिवर है जो कि फ्लो होने के बाद में अपना उसके पास ज़्यादा सॉइल नहीं होती, ज़्यादा वो सॉइल इरप्ट नहीं करती हैं, और वो रिवर्स समुद्र में जाने के पहले बहुत ज़्यादा अपना जो वेंट रहता है अपन बोलते हैं उसका जो माउथ है वो बहुत ज़्यादा ओपन कर लेती है, वो बहुत ज़्यादा बड़ी तरीके से वो जाके और मिलती है ओशन में, तो इसको हम बोलते हैं एस्चुरी। ये डेल्टा है, ये एस्चुरी है। यहाँ पे जो राउंड्स हैं ये सॉइल डिपॉजिट हो गई है, सॉइल डिपोजिशन, सॉइल डिपोजिशन, और ये रिवर स्ट्रीम्स हैं, ये रिवर डिस्ट्रीब्यूटरी है, डिस्ट्रीब्यूटरी। स्ट्रीम्स भी बोल सकते हैं, स्ट्रीम मतलब धारा होता है, डिस्ट्रीब्यूटरी भी बोल सकते हैं, मेन रिवर से बटने वाली, तो ये रिवर डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, ये मिल जाएंगे। और यहाँ पे मेन रिवर जो आ रही है, मेन जो उसकी स्ट्रीम है, मुख्य धारा जो है वही बड़ी हो जा रही है, वो चौड़ी हो जा रही है, तो इसको हम बोलते हैं एस्चुरी, इसको बोलते हैं डेल्टा। नॉर्मली जितनी भी हिमालयन रिवर है जो कि हिमालय पर्वत से बह के आती हैं वो डेल्टा क्रिएट करती हैं। जैसे हम बात करें गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर मिलके सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं वेस्ट बंगाल में, तो वो डेल्टा क्रिएट करती हैं। पर ऐसी रिवर्स जो कि हिमालयन से नहीं आती हैं, जो कि प्लेन एरिया में ही बहती हैं, जैसे हम बात करें नर्मदा, तो नर्मदा रिवर जो है वो एस्चुरी क्रिएट करती है, ठीक है। वो ज़्यादा मिट्टी बहा के नहीं ले आती हैं यहाँ पे, पर ये जब बाहर से आती हैं, जो हिमालय तरफ से आती है, वो बहुत सारा मिट्टी सॉइल इरोशन करते हुए लाती हैं, और उसके कारण वो यहाँ पे सॉइल डिपॉजिट करती हैं, और इसको डेल्टा कहते हैं, ठीक है। नाउ डिस्ट्रीब्यूटरीज हो गई, द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ फॉर्म इज कॉल्ड द डेल्टा। नाउ वर्क ऑफ सी वेव्स। नाउ व्हाट इज सी वेव्स? सी वेव्स क्या होती हैं? समुद्र में चलने वाली लहरें जितनी होंगी जो कंटिन्यूसली चलती रहती हैं उसको हम बोल देते हैं सी वेव्स। इसमें हम बात करते हैं हमको क्या क्या पढ़ना रहेगा। सी वेव्स में हमको सी वेव्स के कारण माउंटेन्स पे बहुत सारी स्ट्रक्चर्स क्रिएट हो जाते हैं, या हम बोलते हैं कि पत्थर जो हो जाते हैं उनकी वेदरिंग हो जाती है। तो क्या क्या बोलते हैं हम उनको, हमको वो पढ़ना है। तो अगर हम बात करें किसी स्टैक के बारे में, पहले हम बात करते हैं सी केव के बारे में। तो सी केव क्या होती है? सपोज करिए कि एक माउंटेन है, एक इस टाइप का कोई पहाड़ी है जिसके इस तरफ से पानी आ रहा है, इस तरफ से ऐसा पानी आ रहा है और इस पहाड़ी से जाके टकरा रहा है। कंटिन्यूसली इसको सरफेस पे वो टच कर रही है, सरफेस पे वो शॉट कर रही है, और शॉट करने के कारण इस तरफ वेदरिंग ऑफ रॉक होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पूरी दूर पानी भरा हुआ है, इस पूरी जगह पे पानी चल रहा है, और लहरें जो हैं वो इस तरफ से इधर आके टकरा रही हैं। इधर आके टकरा रही हैं तो यहाँ पे पत्थर में कुछ होल्स क्रिएट हो जाएंगे, कुछ केव्स क्रिएट हो जाएंगे। यहाँ पे पानी बार बार अंदर जाएगा, और पानी के बार बार टच करने के कारण, बार बार उसको हिट करने के कारण यहाँ पे वेदरिंग ऑफ रॉक होगी। वेदरिंग ऑफ रॉक के कारण यहाँ पे केव क्रिएट हो जाएगी। इस केव को हम बोलते हैं सी केव, इसको हम बोलते हैं सी केव। समुद्र के द्वारा बनाई गई गुफाएं, सी केव्स। नाउ आगे हम बात करें सी आर्क। सपोज करिए कि अब हम इसको थोड़ा 3D में लेते हैं, 3D में समझने की कोशिश करेंगे। इमेजिन करिए ये जो सी केव है, इस पे उसके बाद में भी, अब सी केव बन चुका है, सी केव बनने के बाद में भी यहाँ पे कंटिन्यूसली हिट कर रहा है वाटर। तो ये
पहाड़ी जो है वो पीछे की तरफ से भी, मतलब जितनी उसकी डेंसिटी है, जितनी उसकी चौड़ाई है, विड्थ है, वो पूरी को क्रॉस करते हुए इस पूरे एरिए पे अब केवल और केवल एक होल क्रिएट हो गया है जो कि आर पार जा रहा है, जैसे टनल होती है उसी टाइप से ये इस तरफ से पानी उस तरफ निकल पा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे सी आर्क। अब हम इसको क्या बोल देंगे? सी आर्क। नाउ आगे हम बात करें एच। नाउ अब हम बात करें स्टैक्स की। स्टैक मतलब क्या होता है? इसी में हमने पहले इस होल को केवल आधा ही रहने दिया, तो जब वो एक ही तरफ से एंटर होने का था तो वो केव हो गया। जब एक तरफ से एंटर हो सकता है और दूसरी तरफ से निकल जा रहा है तो वो सी आर्क बन जा रहा है। अब ये ऊपर वाला पोर्शन जो है ये टूट गया है, किसी भी कारण से वो टूट के और नीचे गिर गया है। अब जो पहाड़ी हो गई है वो कुछ ऐसी हो गई है। अब पहाड़ी जो हो गई है वो ऐसी हो गई है। अब वो एक ही पहाड़ी जो थी वो दो अलग अलग टावर में कन्वर्ट हो गई है, दो अलग अलग पहाड़ियों में कन्वर्ट हो चुकी है। अब पहले केवल एक केव जैसी थी, उसके बाद एक आर्क जैसी हुई, और अब वो ऊपर का उसका जो ब्रिज जैसा था वो टूट चुका है। तो अब ये जो दो पहाड़ियों में चेंज हो गया है, कन्वर्ट हो गया है, इसको हम बोलते हैं स्टाक। तो हम इसको बोल देंगे स्टैक्स। सी स्टैक्स बोल दें या फिर हम स्टैक्स बोल दें, दोनों चलेगा। स्टैक, ये हमारा स्टैक कहलाएगा। नाउ सी क्लिफ। नाउ सी क्लिफ क्या होता है? सी क्लिफ, जब ये पहाड़ी पूरी सही थी, जब कुछ भी इसमें नहीं था, ना केव थी, ना आर्क था, ना स्टेक था, तो ये जो पहाड़ी है, जैसे हम बात कर रहे हैं ये वाली पहाड़ी, तो ये वाली पहाड़ी ये कहलाएगी सी क्लिफ। वापस कंटिन्यूस इसमें एक आर्क बनेगा, इसमें एक केव बनेगी, केव बन के इसमें इस तरफ से एंटर होने का, दूसरी तरफ से एग्जिट होने का रहेगा वाटर का, तो ये बन जाएगी सी आर्क। और जब ये ऊपर से गिर जाएगा तब हम उसको बोल देंगे स्टैक। होपफुली समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वर्क ऑफ आइस। वर्क ऑफ आइस में हमको ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ग्लेशियर्स क्या होते हैं हमको ये देखना है। तो ग्लेशियर्स हम बोल सकते हैं कि जो जमी हुई ऐसी रिवर्स जो कि जम गई हैं, जो कि बर्फ़ बन गई है, तो हम उसको बोलते हैं ग्लेशियर्स। या हम सिंपल और लैंग्वेज में बोले तो बर्फ़ के जो पहाड़ बन गए, पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ़ के पहाड़ बन गए हैं, बर्फ़ जो डिपॉजिट हो गया है, पानी वहाँ पे बर्फ़ में कन्वर्ट हो गया है, उसको हम बोलते हैं ग्लेशियर्स। इसमें हम बात करें कुछ लाइन हम पढ़ेंगे। द मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर सच एज द रॉक, बिग एंड स्मॉल, सैंड एंड सिल्ट gets deposited. This deposited from glacial moraines. ग्लेशियर मोरेंस से ये डिपॉजिट होता है। ग्लेशियर मोरेंस मतलब जहाँ से वो बर्फ़ बह के आ रहा है नीचे की तरफ, हल्का सा अगर वो मेल्ट होता है या फिर उसको कुछ साउंड वगैरह वहाँ पे क्रिएट होता है और उसके कारण जो बर्फ़ हम बोल सकते हैं कि वो स्लाइड होके नीचे आ जाता है, उसको हम बोलते हैं ग्लेशियल मोरेंस। नाउ नेक्स्ट है हमारा वर्क ऑफ विंड्स। अब हम बात करेंगे सैंड ड्यून्स के बारे में। सैंड ड्यून्स मतलब सिंपल लैंग्वेज में हम बोले तो रेत के टीले, जो छोटे छोटे माउंटेन बना दिए जाते हैं सैंड के द्वारा। सैंड मतलब रेती, SAND, सैंड। रेती के छोटे छोटे जो टीले बन गए हैं वो कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं। डिज़र्ट एरिया में आंधियाँ चलती रहती हैं,
हम और टेक्निकल लैंग्वेज में बोले तो लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता रहता है और उसके कारण विंड्स चलती रहती हैं, या सिंपल लैंग्वेज में बोले तो आंधियाँ चलती रहती हैं, हवाएं चलती रहती हैं, और उन हवाओं के साथ साथ जो सैंड होती है वो भी एक जगह से इरोशन होके दूसरी जगह वो डिपॉजिट होती जाती है। तो जब वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाके डिपॉजिट हो जाती है तो वहाँ पे एक टीला बना लेती है, एक माउंटेन बना लेती है, और उस माउंटेन को हम बोल देते हैं सैंड ड्यून्स, रेत का टीला। ये सैंड ड्यून्स जो हैं ये कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं। इसमें नेक्स्ट हमको वर्ड दिया हुआ है मशरूम रॉक्स। ना व्हाट इज मशरूम रॉक? सपोज करिए कि इन्हीं सैंड ड्यून्स के पास में एक माउंटेन है, एक रॉकी माउंटेन है। इस टाइप से हम देख लेते हैं, एक रॉकी माउंटेन है। अब चूंकि यहाँ पे विंड्स चल रही हैं, विंड्स चलने के कारण ये विंड्स जो हैं या ये जो सैंड हैं, ये सैंड ड्यून्स इससे टकराती हैं, सैंड्स इससे टकराती हैं, और धीरे धीरे सैंड भी एक टाइप की पत्थर ही है, सॉइल ही है, और वो बार बार इस माउंटेन से टकराने के कारण बार बार उसको टकराती हैं। उसके कारण यहाँ पे वेदरिंग ऑफ रॉक्स होने लगती है। वेदरिंग ऑफ रॉक मतलब पत्थर का धीरे धीरे टूटना, पत्थरों का धीरे धीरे इरोशन होना, उसको हम बोलते हैं वेदरिंग। तो यहाँ पे धीरे धीरे वेदरिंग हो जाती है। और चूंकि इस लेवल से माउंटेन की हाइट ज़्यादा है, तो माउंटेन की हाइट ज़्यादा है तो वो ज़्यादा जगह तक ऊपर तक वो इरोशन नहीं कर पाती, ऊपर तक वेदरिंग नहीं कर पाती है। तो वो ऐसे कुछ जगह पे और ऐसी कुछ जगह पे इस टाइप से वो क्लियर कर लेते हैं। यहाँ से वो सैंड ड्यून्स बन जाते हैं और यहाँ पे भी सैंड ड्यून्स बन जाते हैं, और इस टाइप से ये प्लेस जो हो जाता है ये एक मशरूम के जैसा क्रिएट हो जाता है, एक शेड क्रिएट हो जाता है, जिसको हम बोल देते हैं मशरूम रॉक। एक मशरूम के शेप में वो हो जाता है, पत्थर या माउंटेन, छोटा मोटा माउंटेन जो है, हिल्स जो इसको हम बोलते हैं 600 मीटर से नीचे, वही हिल्स जो होती हैं वो सैंड मशरूम रॉक्स कहलाती हैं। फिर हम बात करें लॉस, तो लॉस की हम बात करें तो ये किसी एक एरिए पे when the grain of the sand is very fine and light, the wind carry it out over a long distance. When such sand is deposited in the large area, it's called the loess. Larger deposit of the loess is found in the China. बहुत बड़े एरिए पे सैंड जो होती है, इसको सिंपल लैंग्वेज में हम बोले तो जहाँ जहाँ तक डिज़र्ट था उसने अपने डिज़र्ट ने या रेगिस्तान ने अपना एरिया बढ़ा लिया है। रेगिस्तान अपना एरिया बढ़ा के अपनी लिमिट को क्रॉस करके और दूसरे एरिया में एंटर हो रहा है, और वो सैंड ड्यून्स जो है वो या सैंड जो है वो बह के या एयर में फ्लो होते हुए दूसरी जगह तक आ रही हैं। नाउ लॉन्ग डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहे हैं। होपफुली हमने सभी कवर कर लिया है, अब और कुछ तो बचा नहीं है इस चैप्टर में। होपफुली आपको सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू।